Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 23rd September 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move ahead, let's first understand and see the comment section. आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे comments किए हैं, correct answers दिए हैं. So I would like to congratulate firstly Vidisha, Rishika, Harleen, Kinjal, Kritika, Trish Rathod for answering beautifully and giving me the correct answer. So I urge every one of you to also comment. आप भी comment करते रहे because this will help you to understand how much you know of it. Right, and I'm going to now discuss the questions of my previous video. So firstly, Vibrant Village program. Now this is the program started by the Ministry of Home Affairs. किस बॉर्डर्स किस स्टेट्स में ये लागू है, किस में ये ऑपरेशनल है, तो हमने देखा ये चाइना से रिलेटेड, जो चाइना से लगे हुए स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी है वहां पे ये चल रहा है. सो विच आर दे? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है, तो ये भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे. ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये कब कहाँ बना और कब बना है? 1960 में बना है एंड इसका हेडक्वार्टर्स है वियना में, जो है कैपिटल ऑस्ट्रिया का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट, NTCA, और ये बना था 2005 में. कौन से एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो दिस इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. Another question I had asked is with regard to Shanti Swarup Bhatnagar. We had seen राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स गिवन जो ने एक्सेल किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसमें एक कैटेगरी है शांति स्वरूप भटनागर. कौन है ये? ही इज द फाउंडर, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CSIR, दैट्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो बना है 1942 में. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करती है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. लॉस एंड डैमेज फंड, ये भी मैंने पूछा था. लॉस एंड डैमेज फंड ये कब आया है? ये आया था इन 2022. ओके, दैट इज शर्म एल शेख इजिप्ट, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑपरेशनलाइज हुआ है अगले साल 23 में, जब कॉप बना था दुबई UAE में, राइट. कॉप दैट वी हैव द 28th COP. So that time it was operationalized. So these are some important questions that I'd asked you. One more question, yes, legislative assembly के according कौन से states में legislative assembly नहीं है? So we know कितने union territories है, कौन से legislative assemblies कौन से union territories में नहीं है. Get me corrected. तो यहाँ पे 8 union territories हैं. 8 में से 3 में union territories है, okay, 3 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है एंड 5 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है. सो 3 यूनियन टेरिटरीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, दैट इज जम्मू कश्मीर, देन दिल्ली एंड पुडुचेरी. ओके, सो दीज आर द 3 विच वी सॉ. यू हैव द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन दीज 3 यूनियन टेरिटरीज, बट बाकी के 5 में जो है, लेट मी राइट दिस, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, राइट. ये एक ही है. सो देयरफॉर टोटल देयर आर 5 में नहीं है और 3 में है. ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ लेट मी सी any other doubts that you have. So I have doubts from Ramjash billionaire biography, जो इन्होंने पूछा है कि if Delhi and Puducherry and Kashmir have their own legislative assembly, why is it called a union territory? Now union territory firstly understand कि ये जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा होता है ऐसे रीजन्स में, इसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं. व्हाई दे कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज? इट्स बिकॉज वो रीजन बहुत छोटी है, ओके, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हमारा नेशनल कैपिटल है, सो दैट इज द रीजन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उस रीजन का, राइट. Jammu Kashmir, we know, we understand that yes, it has the border that is there, and here again it can be more volatile in this region, and we seen that हमने जो special status है उसको हटाया था
but the abrogation of Article 370. So yes, therefore we see that these three regions are considered very, very important, but they are given some autonomy, some level of autonomy, that they can select their own elected members, and that is where we have the legislatively assembly coming into place. तो इसमें उनको सभी पावर्स नहीं देते हैं, some powers are kept with the center. जैसे कि दिल्ली की बात करें, you have the land, police and the public order. ये तीनों चीजें अभी भी पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राइट. सो दिस इज वेयर इट इज डिफरिंग फ्रॉम दोज यूनियन टेरिटरीज जहां पे पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है उनके लिए, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है. ये जो 5 हमने डिस्कस किए हैं उनके पास ऑटोनॉमी है. पूरे जो पार्लियामेंट है वो ही लॉज बनाएंगे इन यूनियन टेरिटरीज को. वहां पे गवर्नर नहीं होता, लेकिन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं. तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर का, जो कि उनके पास ज्यादा पावर्स होती हैं. उस 5 जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे कोई इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं होता. लाइक वी सॉ इन दीज 3 union territories where they are elected officers, they are elected chief minister. That is what is different between a union territory which has a legislative assembly and those union territories which don't have a legislative assembly. So that is again the question that was asked by Billionaire Biography. Difference क्या है दोनों में. Next question coming to me by Ramjash who asked me euthanasia क्या है, discuss कर लीजिए and उनके legal implications. Euthanasia ओके, इसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं. एंड यूथनेशिया 2 तरीके के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव. ओके, नाउ रिमेंबर इंडिया में कौन सा लीगल है, पैसिव लीगल है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. यूथनेशिया यानी टेकिंग द लाइफ ऑफ समबडी, राइट, मर्सी किलिंग. ओके, इन व्हाट केसेस, जैसे कि इफ दे आर अंडरगोइंग और इन अ वेजिटेटिव स्टेट और कोमा में है, तो आप उनको यहाँ पे जो लाइफ सपोर्ट में है उसको डिसेबल कर सकते हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैसिव. एक्टिव में आपको क्या करते हैं, एक्टिव में यू एक्चुअली इंजेक्टिंग अ लीथल इंजेक्शन, ऐसे कुछ एडमिनिस्टर करते हो ऐसे ड्रग्स ताकि वो मर जाएं. दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, whereas passive is present in India. इसके implications है कि yes, इसका abuse हो सकता है, right? इसका abuse हो सकता है, vulnerability, again we don't have the say of the patient here. जो family members हैं, उसके close members हैं, ये discuss decide करते हैं. Ethically क्या ये correct है? This again is questionable. So this is a balance between human rights and with regard to medical intervention. तो यहाँ पे हम देखते हैं the balance has to be met and it is again debatable if it's correct or if it's not. Let's understand the next question asked by Ramjas. Article 32 clause 2 ये रिट्स के बारे में पूछा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करता है. तो ऐसे 5 रिट्स हैं, तो जान लेते हैं कौन से हैं रिट्स. These are the 5 writs and ये किस पे लागू होते हैं ये भी हम देखते हैं. Okay, so the ones who are not interested in this part, you can just quickly move to understanding the articles of the day. But अगर आपको ये interesting लग रहा है and yes, if you think you have a little doubt as Ramjash has, you can continue watching this part. So here we see there are 5 writs, Article 32 clause 2 के अंदर. So that is habeas corpus, mandibus, prohibition, certiorari, and you have quo warranto. So firstly, habeas corpus कब ये लागू होता है? It is mainly when a person is unlawfully detained. So it's a Latin word which means you shall have the body. So अगर कोई person illegally detained होता है तो यहाँ पे ये जो habeas corpus है लग जाता है. Then you have mandibus. This is we command. So when a public official वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, देन द कोर्ट हैज अप्लाइज दिस रिट व्हिच इज मैंडमिस. सो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो दैट इज मैंडमिस. देन इज प्रोहिबिशन व्हिच इज फॉरबिडिंग. दिस अप्लाइज टू द कोर्ट्स, दीज 2 अप्लाई टू द कोर्ट्स. तो जब लोअर कोर्ट ओवरस्टेप कर रहा है अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी पावर, सो दैट इज व्हेन
prohibition, prohibiting the court to perform the duty when it is overstepping it. And certiorari में क्या होता है? To be informed, certiorari to be informed. So in this, when the lower court is making an unlawful decision, okay, जब वो पास करता है an illegal, okay, एक unlawful decision, उसको quash करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, we have the certiorari that can be given by the higher courts. So to quash an illegal order that is passed by the lower court, the high court or the supreme court can give this particular certiorari. And finally, quo warranto, किस authority में, by what authority are you giving this? So जब भी कोई person is occupying a public authority illegally without any legal authority, तो आप ये को वारंटो अप्लाई होता है. सो क्वेश्चनिंग समवन कि इफ दे आर लीगली अलाउड टू होल्ड दिस पर्टिकुलर ऑफिस, राइट? सो दिस इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस. सो दिस इज मेनली द 5 writs that was asked by Ramjas. Now let's proceed to the articles of the day. So keep answering, keep asking doubts, keep asking questions. This will help us to also get your doubts cleared and एक बहुत ही fruitful एक discussion होगा हमारा. So here we see that Sri Lanka gets its new president. तो इनके पहले प्रेसिडेंट थे रनील विक्रमसिंघे, बट अभी ये रिप्लेस हुए हैं किससे? वी हैव दिसनायका, जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसनायका, जिसको हम AKD कहते हैं. इट्स पॉपुलरली गिवन. नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका की जो नेशनल पार्टीज जो है, जैसे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी, इनके अलावा कोई प्रेसिडेंट बना है. सो मेनली ही इज कमिंग फ्रॉम अ लेफ्टिस्ट पार्टी, लेफ्ट लीडर है, मार्क्सिस्ट है इनकी आइडियोलॉजी, एंड यस ही हैज कम इनटू पावर. सो दैट इज व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम द सो फार द इलेक्शंस दैट हैव हैपेंड सो फार. नाउ दिस इज विद रिगार्ड टू द President of Sri Lanka. Can you tell me in the comment section who is the Prime Minister of Sri Lanka? तो ये है with regard to Sri Lanka, and we see that अभी नए president यहाँ पे elect हुए हैं जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसनायका. तो ये एक one liner आपके लिए बनता है. Let's proceed to the next article now, and this is a very good news for India. खुशखबरी है कि हम जो 45th चेस ओलंपियाड में बहुत कैटेगरीज में हमने जीता है गोल्ड मेडल. सो अगेन इंडिया हैज स्टॉप्ड बोथ द कैटेगरीज, बी इट ओपन सेक्शन और बी इट द वुमेन कैटेगरी. सो लेट अस अंडरस्टैंड द विनर्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट. पूरे डिटेल में इसको कवर करते हैं. सो फर्स्टली 45th था ये 45th चेस ओलंपियाड, एंड 44th कहाँ पे हुआ है ये आप मुझे बताएंगे, बिकॉज दिस हैज बीन इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो दैट्स अ क्लू फॉर यू. 44th चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ है? 45th वाला ये अभी हुआ है बुदापेस्ट में. ओके, सो इट वाज मेनली बिटवीन 10th September to 23rd September. This has been in Budapest, which is in Hungary. So ये जो कैटेगरीज या ये जो चेस कॉम्पिटिशन था, इट वॉज मेनली अगेन वेयर इंडिया वन इन बोथ द कैटेगरीज. एंड इंडिया की अगर हम बात करें किसके साथ उन्होंने खेला था टू विन द गोल्ड, सो इफ दे आस्क यू इन द ओपन कैटेगरी इट वॉज स्लोवेनिया के अगेंस्ट स्लोवेनिया. ओके, एंड विमेन ने जो खेला है दे वन अगेंस्ट अजरबैजान. So these are some facts you have to remember. If you talk about how does this format कैसे होता है, तो यहाँ पे 4 लोग होते हैं. 4 लोग will be playing against 4 other opponents from various countries. तो यहाँ पे it's like a team effort, right? It's a team group. You have a group of open section, you have a group for the women section. So 4 लोग खेलते हैं. So इसमें ओपन सेक्शन में 2 लोगों ने विन किया गोल्ड इंडिविजुअल, एंड विमेन में भी 2 लोगों ने विन किया है गोल्ड. सो लेट अस नो द नेम्स ऑफ देम बिकॉज दे कैन आस्क अस. सो फर्स्टली डी ग्यूकेश एंड दिव्या देशमुख, ठीक है, अलोंग विद एरिगासी एंड वंतिका अग्रवाल. इन्होंने विन किया है इंडिविजुअल गोल्ड्स टू इट्स फर्स्ट
टीम गोल्ड इन चेस ओलंपियाड। तो यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, डी ग्युकेशन, अर्जुन एरिगासी एंड दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन में 2 एंड मेल में 2 आपको याद रखना है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू चेस ओलंपियाड, द विनर्स एंड विद whom we have played. Let's see the next article of the day and this is with regard to Quad. तो हमको पता है recently Quad summit खत्म हुआ है। Quad summit कहाँ पे था? हमने देखा USA में। So USA Delaware करके एक region का एक है place, so there it had been taken place. अगले साल कहाँ पे होगा? अगले साल यानी 2025 में इंडिया में होगा ये समिट। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्वाड। इस समिट के थ्रू कौन से अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं ये हम देखेंगे। सो फर्स्टली रिमेंबर क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो आई एम गोइंग टू राइट दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट नॉनदलेस इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर सो यू शुड नो ऑल दिस ऑल्सो। सो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, तो 4 कंट्रीज के यहाँ पे हेड्स भी दिखे गए हैं। लेट अस रिमेंबर विच आर दे, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, ये 4 कंट्रीज मेक द क्वाड। Quad was given as an idea in the year 2007 by the late Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. तो इन्होंने पहले ये आइडिया को मूट किया कि एक ग्रुपिंग होना चाहिए एंड फिर ये ठंडे बस्ते में गया, लेकिन 2017 में वापस से ये क्वाड रिवाइव होता है एंड देन द हेड्स कम टुगेदर, वर्चुअल मीटिंग होता है, फिर इन पर्सन मीटिंग होता है 2021 में एंड दिस पर्टिकुलर क्वाड इज द 6th समिट ऑफ इट। तो ये 6th समिट है ऑफ दिस वन इन यूएसए। ये जो क्वाड के मेंबर्स हैं साथ में आते हैं एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है मलाबार। Okay, so this is the Malabar exercise between these 4 countries. Now, apart from that, let's understand what new is there to study about Quad. तो यहाँ पे let me just add all of the important aspects with regard to Quad here. तो इस इनिशिएटिव में क्या क्या डिस्कस हुआ? First is Quad Wilmington Declaration. So this is with regard to take forward the Quad principles. ये declaration sign होता है, declaration का नाम है Quad Wilmington because इसी region में जो डेलावेयर में है इसी जगह में ये समिट होता है, इसीलिए ये नाम क्वाड विल्मिंगटन। The next initiative is Quad Cancer Moonshot. What is this about? This is mainly to counter cervical cancer. Cervical cancer को counter करने के लिए ये क्वाड कैंसर मूनशॉट बनता है एंड इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी $10 मिलियन इसके लिए विद सीरम इंस्टीट्यूट एंड गावी। ये गावी क्या है? 2000 में बना था ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। Okay, so this is basically Global Alliance of Vaccine and Immunization. What is the purpose of this? ताकि हम नए vaccines, unused vaccines, ये vaccines दे to those poorer countries who can't afford it. ठीक है, so again Global Alliance to increase vaccine, to increase immunization. तो that is Gavi. So हम Serum Institute and Gavi दोनों मिलके यहाँ पे we are going to provide 40 million vaccines और 10 million हम contribute, इतना हमारा valuation है कि how we are mainly trying to reduce cervical cancer. Cervical cancer न्यूज में काफी था, we saw in the last year's budget also. एक वैक्सीन भी है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है जिसका नाम है सर्वावैक। ठीक है, so this is the indigenous vaccine created by India for cervical cancer. Now यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ which I would expect your answers in the chat box. Cervical cancer is because of an mainly because of long term infection of which virus? तो वायरस जो है जो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर
उस वायरस का नाम बताओ, ठीक है, वो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे. Let me go to the next article, next initiative in the Quad at Sea Ship Observer. ये मिशन है जो 2025 में स्टार्ट होगा ताकि हम ज्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. Okay, so that is with regard to Quad at Sea Ship Observer mission 2025 का है. Another logistics network pilot. This is to share the airlift capacity. अगर कोई कभी डिजास्टर होता है उसके रिस्पॉन्स के थ्रू we are going to increase the logistics airlift capacity and networking in disaster related events. The next thing very important, मैत्री. ठीक है, मैत्री जो है फुल फॉर्म है इसका मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक. सो दिस remember it is among the quad countries to train the quad partners ताकि हम वाटर्स जो है सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होते हैं इसको चेक करें, मेनली इन द रीजनल इंडो पैसिफिक waters. Okay, so this is with regard to Maitri. Now there was one more such exercise called as Maitri. ये exercise किस कंट्रीज के बीच में है ये आप मुझे बताएंगे. ये वाला मैत्री है, ये भी मैत्री है पर स्पेलिंग अलग है. सो ये कौन सा एक्सरसाइज है ये आप मुझे बताएंगे. whereas मैत्री एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में है और इंडिया इसको पहला होस्ट करेगी 2025 में. So the program will be first started by India in 25 when we will be taking up the summit. And finally maritime legal dialogue भी यहाँ पे so that we can increase and have proper rule based order as opposed to China जो unlawfully यहाँ पे हम देखते हैं साउथ चाइना सी में कैसे अपना रीजन डिनोट करता है by the 9 dash and the 10 dash line. So that is how we are looking at rule based order, not arbitrarily. So this is with regard to the new initiatives that have come through Quad. Let's proceed to the next aspect. Now because India मिलने गए थे, इंडिया यूएस में गए थे, उनके प्रेसिडेंट को अच्छे अच्छे चीजें लेके गए हैं, सो गिफ्ट्स लेके गए हैं. He's gone bearing gifts. So what are these gifts? Let us understand because this can come as some important quiz little questions. So let's first see. For President Joe Biden, he has taken this beautiful train model. तो ये train model जो है it is made by silver, बहुत ही intricate filigree work भी है. It is said 92.5% silver इस चीज इसमें बना है. जो आर्टिसंस है ये महाराष्ट्र में से हैं जो इन्होंने ये बनाया है. एंड यू सी कि इनके जो रिटन भी है, इनके कैरेजेस में लिखा है दिल्ली डेलवेयर, बिकॉज डेलवेयर में समिट है, आई टोल्ड यू. सो ये लिखा है. एंड उनका जो मेन इंजन है, ओके, इन द मेन इंजन इट इज रिटन एज इंडियन रेलवेज, दोनों हिंदी और इंग्लिश में ये लिखा गया है. सो साइड्स ऑफ द मेन कैरेज में वी ऑल्सो सी दिल्ली डेलवेयर एंड साइड्स ऑफ द इंजन में लिखा है इंग्लिश और हिंदी में इंडियन रेलवे. सो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, मेनली शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द रेलवेज. He also took gift for the first lady जो है जिल बाइडेन. जिल बाइडेन के लिए उन्होंने लिया है पश्मीना शॉल जो है एक रिच कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अ पेपर मैश बॉक्स. सो दिस इज फॉर द वाइफ, फॉर द लेडी जिल बाइडेन. सो दीज आर द गिफ्ट्स दैट वी हैव. इनफैक्ट यही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग कुछ अग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं with regard to the US president, USA. So what are the new initiatives? Again, very, very, very important. So let us see the new initiatives between India and USA. Okay. So first one, National Security Semiconductor Fabrication Plant. तो ये जो प्लांट है हमारे पास ऑलरेडी 3 प्लांट्स हैं. ये 3 प्लांट्स कहाँ पे है ये आप मुझे बताएंगे, जो इंडिया ने अप्रूव किया है. ये नया वाला है जो इंडिया यूएसए के साथ मिलके बना रहा है, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी, जिसका नाम शक्ति है. सो दिस इज कॉल्ड शक्ति एंड दिस विल फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग चिप्स मेनली एज आई सेड सिक्योरिटी पर्पस के लिए. सो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यानी फॉर मिलिट्री पर्पस. आई टोल्ड यू सेमीकंडक्टर का यूज जो है इट इज वाइड बिकॉज इट इज अ हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. तो यस, वी आर गोइंग टू नेम इट शक्ति एंड इसके बारे में और भी कुछ इन द रिसेंट टाइम्स वी विल अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज GF कोलकाता Power Center. GF is Global Foundries. It's a company or multinational company है
सेमीकंडक्टर की, न्यूयॉर्क बेस्ड है ये। तो ये कोलकाता पावर सेंटर, ओके, इट्स कॉल्ड GF कोलकाता पावर सेंटर। दिस विल इंक्रीज अगेन सप्लाई चेन्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये भी एक इनिशिएटिव है बिटवीन GF एंड GF कोलकाता पावर सेंटर टू इंक्रीज द सेमीकंडक्टर सप्लाई, टू स्ट्रेंथन इट इन इंडिया। नेक्स्ट इज नासा, इसरो, दोनों एजेंसी, स्पेस के एजेंसी साथ में आएंगे जॉइंट रिसर्च करने फॉर ऑनबोर्डिंग इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025। तो हम भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां की जो रिसर्च है एंड सो ऑन। Next is US India Global Challenges Institute, again for research and development में $90 million हम यहाँ पे फंडिंग करेंगे, as well as फंडिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस, जैसे कि AI की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सो वेरियस अदर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमने 15 मिलियन जॉइंट फंडिंग दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी डिफेंस में, ओके, ऑल्दो सबसे ज्यादा हम रशिया से लेते हैं, यूएस भी कम नहीं है, थर्ड रैंकिंग में है जहां पे इंडिया इंपोर्ट करता है। हाउएवर यूएस इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं MQ-9B ड्रोन्स जो है ये इंडिया लेता है, हम इसको प्रोक्योरमेंट करेंगे फ्रॉम USA, एज वेल एज को प्रोडक्शन भी करेंगे, जैसे हमने रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल किया है वैसे ही को प्रोडक्शन करेंगे ऑफ वेरियस इंजन्स एंड एम्यूनिशन। सो दिस इज विद रिगार्ड टू जॉइंट पार्टनरशिप। देन वी हैव हेल्थ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे पार्टनरशिप है BIO5। BIO5 कौन से कंट्रीज के बीच में है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ROK यानी साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड EU, ये 5 कंट्रीज यानी BIO5। नाउ दिस इज विद रिगार्ड टू स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। And finally, okay, triangular development. Now they can ask you with which country are we signing the triangular development partnership? ये US, India and Tanzania. Okay, so development हम लेके आएंगे even in Tanzania with regard to clean energy, with regard to solar. So triangular development partnership that will happen with Tanzania, US, India and Tanzania. So triangular है ये. And finally, cultural exchange. We are going to have the repatriation of 297 Indian antiquities. हम लेके आएंगे वापस under the cultural property agreement. So इतने antiquities जो हमारे उधर है, antiques जो है हमारे, वो हम लेके आएंगे वापस. So this is the initiatives between India and the USA. Let's proceed to one more such agreement, which is IPEC. IPEC का full form है Indo-Pacific Economic Framework, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. ये पूरा नाम है। ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था USA ने 2023 में। USA ने लॉन्च किया था, दूसरे कंट्रीज, ऐसे 14 कंट्रीज हैं इसके पार्टिसिपेंट्स। दीज आर द 24 कंट्रीज। नाउ इफ यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज एन इजी ट्रिक टू रिमेंबर एंड दिस इज विद रिगार्ड टू, क्योंकि ये लॉन्च किया था ईस्ट एशिया समिट के थ्रू। ईस्ट एशिया समिट क्या है? ईस्ट एशिया समिट वाज बेसिकली जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ द आसियान कंट्रीज प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स। तो ये 10 आसियान कंट्रीज है प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स। इन्होंने साथ में मिलके ईस्ट एशिया समिट बनाया था ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन कर सके इन द इंडो पैसिफिक रीजन विद द आसियान कंट्रीज। तो यहाँ पे जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं ये कौन से हैं, ये आप जल्दी से लिख लीजिए। सो फर्स्ट वन वी हैव चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ओके, then we also have Australia, New Zealand and India, and finally we have US and Russia. ठीक है, तो ये हुए total 8. Once again I'm repeating: China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, India and US and Russia. So this is how you remember that there are total 18 countries. तो 2021 के एक summit में we see that USA had proposed it and finally टोक्यो जापान में इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। बट इसमें होता क्या है? यहाँ पे इट वांट्स टू इंक्रीज और स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ओके, टू इंश्योर टू इंक्रीज द ग्रोथ, पीस, प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो इसके 4 पिलर्स हैं। वन इज ट्रेड,
सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी. सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स. क्या हमने चारों पिलर्स साइन किया है? द आंसर इज नो. हमने बस साइन किया है 2, 3 एंड 4. सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी. ट्रेड रिलेटेड पिलर इंडिया अभी तक ऑब्जर्वर है. So we have not full-fledged, accepted this. But we can select which pillar you want. The countries are allowed to sign which agreements they want to. तो यहाँ पे इसीलिए इंडिया तो पार्ट है, बट फर्स्ट पिलर में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. Now let's understand what is the pillar what is the agreement that is signed now. अभी का जो विजिट में हम देखते हैं इंडिया ने साइन किया है विद रिगार्ड टू क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी, यानी कि पिलर 3 एंड पिलर 4, राइट. सो इसके दोनों के बीच में वी हैव सीन सम न्यू डेवलपमेंट्स दैट हैव कम अक्रॉस. सो पिलर 3 इज विद रिगार्ड टू व्हाट? क्लीन इकोनॉमी. सो यहाँ पे हम फैसिलिटेट करना, डिप्लॉय करना चाहते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. ऑन द अदर हैंड फेयर इकोनॉमी में क्या करना चाहते हैं? जो एंटी करप्शन मेजर्स है इसको लेना चाहते हैं. जो टैक्स मिल रहा है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विद इन मेंबर कंट्रीज. सो दिस इज विद रिगार्ड टू एंटी करप्शन मेजर्स एंड प्रमोटिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी. सो दीज आर द अग्रीमेंट्स दैट हैव बीन साइंड अंडर इट. द 14 मेंबर्स आर, can just have a quick look: Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and the US. So हमने 14 कंट्रीज देखे हैं, ठीक है. हमने देखा 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में, तो 4 कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया था. राइट नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी विच आर द 4 कंट्रीज दैट डिडंट ज्वाइन, एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इफ यू नो द ईस्ट एशिया समिट के कौन से मेंबर्स हैं, एंड यू जस्ट क्विकली हैव टू सी कौन से 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसमें. So these are the important aspects that we've covered from the IPEC. Let's understand the next article which is with regard to GDP, जो आज के द हिंदू में दिया गया है. भाई GDP होता क्या है? GDP is basically gross domestic product, और gross domestic product is very significant mainly for understanding कितना ग्रो कर रहा है कोई कंट्री. किसी कंट्री का इकोनॉमी का साइज अगर पता होना चाहिए तो आप उसका GDP देखते हो. एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द लेवल, या एक कॉमन एक इंडिकेटर होता है दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करने के लिए भी. सो दैट इज हाउ जीडीपी हेल्प्स अस टू कंपेयर टू कंट्रीज एज वेल एज विद इन अ कंट्री कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, टैक्सेस हैं. जीडीपी के रिलेटेड हम इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट नाउ जीडीपी का अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज बेसिकली द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री within a year या within a given period of time. तो what is the definition of GDP? It's basically कितना goods and services produce करता है, कितना valuation है within a domestic territory. इसीलिए domestic आता है ये, domestic territory या within a country के borders के अंदर in a given period of time. Now this domestic region we can also say कि जो embassies हमारी दूसरे country में है वहाँ पे भी जो पैसे आ रहे हैं, यहाँ हमारी शिपिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो कंट्री के अंदर नहीं है बट वो भी इंडिया का पार्ट है, तो वो भी जो जनरेट करता है वेल्थ, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन आवर ओन जीडीपी. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको. सो डोमेस्टिक ऑल्सो मीन्स हमारे एम्बेसीज या हमारी जो चीजें हैं जो कंट्री के बाहर भी हैं. Right now this is with regard to GDP, gross domestic product. Now gross domestic product अगर हमको जानना है कितना हमने ग्रो किया है, we always take a reference here. Right, हमको एक रेफरेंस से पता चलता है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं. जैसे कि आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में आपको मिला है अभी 60, है ना, बट मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, ये 60 मिला, बहुत बढ़िया. तो कोई अगर सुनेगा कि 60 मिला, अरे ये अच्छा कैसे हुआ, 60 इज नॉट दैट गुड, राइट. तो मैं बोलती हूँ नहीं, पहले इसने 40 स्कोर किया था, तो 40 से 60 तो इज वेरी गुड नो, कि थोड़ा ग्रोथ हुआ है. सो देन यू विल से यस दिस मेक सेंस, क्योंकि आपने इसको एक बेस से चेक किया है, बेस से उसे काफी अच्छा किया, तो he is excelled or he or she has excelled in this. So similarly we need to have a base here to understand कितना हमको कैलकुलेट करना है, keeping in mind the inflation and so. तो इसीलिए बेस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है.
तो बेस ईयर क्या है करंटली बेस ईयर है 2011-12। तो पहले 2004-2005 था, अभी 11-12 का ईयर है। एंड अभी प्रपोजल है कि सून दिस इज गोइंग टू बी 2020-21, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू प्रपोजल। अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी तक यही है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीडीपी का जो टोटल वैल्यू है या फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जितना प्राइवेट कंजम्पशन करती है, जितना इन्वेस्टमेंट आता है, जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, एंड जितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू हाउ मच कंजम्पशन, like how much is the household consumption, how much is the investment happening, so private bodies जो investment करते हैं, या गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करती है, या गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, along with एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट, जो बिकॉज हमको इम्पोर्ट को माइनस करना है, एक्सपोर्ट को काउंट करना है, सो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। सो दिस इज लाइक द टोटल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड द जीडीपी, इसका वैल्यू। नाउ यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट जो प्राइवेट बॉडीज है, इसका अगर डेटा हमको चाहिए, वी रेफर टू MCA 21। किसको रेफर करते हैं? MCA 21। सो दिस डेटा बेस इज व्हाट इज यूज्ड, MCA 21, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। ये डेटा बेस टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कितना उनका एक्सपेंडिचर, उतना वैल्यूएशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम MCA 21 का इस्तेमाल होता है। नाउ इट इज सेइंग जो NSO है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइजिंग द GDP एंड ऑल, तो NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये कह रहा है कि हम MCA 21 अभी से यूज नहीं करेंगे, इन्होंने प्रपोज किया है। सो नाउ दीज आर ऑल प्रपोजल्स दैट वी आर डिस्कसिंग। तो इससे अलावा वो क्या यूज करेगी? वो यूज करेंगे GST डेटा। सो दे आर गोइंग टू यूज GST data to understand about the database with regard to corporate sector, कितना valuation है and so on. But why is it not taking MCA 21? Because ये कहता है कि ये बहुत ही inflate कर रहा है, यानी कि it is basically overestimating the costs, जितना है नहीं, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमको बढ़ानी है, तो हमको GST का डेटा यूज करना है। दैट इज व्हाट NSO इज सेइंग। तो ये पूरा आर्टिकल बस उसके बारे में था विद रिगार्ड टू एस्टिमेशन एंड व्हाट इज द क्रिटिसिज्म। सो वी हैव ओनली टेकन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल एंड वी हैव केप्ट द फैक्ट्स फॉर यू एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इज विद रिगार्ड टू NSO। तो NSO ने क्या भी किया है? NSO की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, NSO इज लाइक अ न्यू बॉडी, इतना पुराना भी नहीं है, 2019 में ये बना था। 2019 में बना था विद द हेल्प और विद द मर्जर ऑफ टू बॉडीज, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक सैंपल सर्वे ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसका मर्जर होके NSO बना 2019 में। बट NSSO का काम पहले था कि 2017 से उन्होंने एक सर्वे लॉन्च करते हैं, PLFS। व्हाट इज PLFS? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमको क्या बताता है? कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अर्बन रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना रूरल रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब हमको बताता है। कौन सा सर्वे? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो पहली बार कब रिलीज किया था? 2017 में। नाउ दिस डज इट एनुअली, ये डेटा हमको एनुअली मिलता है एंड क्वार्टरली भी मिलता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा, अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स, अभी ये मंथली भी होगा। मंथली क्या होगा? जो अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है, ये हमको, ये जो NSO है, क्योंकि NSO को तो इसने रिप्लेस किया, तो NSO हमको ये मंथली में देगी, ये इस डेटा में कहा गया है, ठीक है। So this is all with regard to that. Now let's understand some more important aspect. Now there is one term called as labor force participation rate. Now this is what is given to us by the PLFS. तो ये क्या है labor force participation rate? So if they ask you this, remember it is basically जो 15 से लेके ज़्यादा 15 and above के जो working age population है, right?
जो लेबर फोर्स है, राइट, लेबर फोर्स, दैट मीन्स जो लोग इधर वर्किंग है या दे आर नॉट वर्किंग, दे आर अनएम्प्लॉयड बट दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट, सो दे आर कॉल्ड एज द लेबर फोर्स। कौन है? 15 से ज्यादा जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर लुकिंग, दे आर एक्टिवली सीकिंग फॉर अ जॉब, इनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। अपॉन द वर्किंग पॉपुलेशन, ओके, और वर्किंग एज पॉपुलेशन, सो दैट मीन्स टोटल जो लोग हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन कैटेगरी में 15 से लेके 59 तक की बात करें, सो इसके अंदर दिस अपॉन दिस इज व्हाट गिव्स अस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो इट टेल्स अस कि कितने लोग लेबर में है, लेबर फोर्स में है, कितने लोग यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है। ऑल ऑफ दिस डेटा इज गिवन टू अस बाय द पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे। सो अभी की अगर हम बात करें, व्हाट इज द रीसेंट डेटा दैट वी हैव, if we talk about 3.1% is what the Indian unemployment rate है, global rate है 5.1%, sorry 5.1% is with regard to global, ठीक है, ये अभी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इफ यू टॉक अबाउट अर्बन या रूरल में कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, सो वी हैव 5.2% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, एंड रूरल में है 2.4%. सो दिस आर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमारे पास है. सो दिस इज समथिंग दैट यू टू रिमेंबर. तो अभी ये मंथली होगा तो मंथली का डेटा भी हमको अभी आएगा. However, दिस मंथली जो है ये जनवरी से होगा. अभी जो पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे है वो एनुअली जो डेटा हमको देता है, कौन से मंथ का वो कैलकुलेट करता है, डज इट डू अप्रैल, मार्च, जैन, दिसंबर, क्या करता है? दिस गिव्स, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई से जून तक, जुलाई से जून इसका सर्वे है. ओके, जुलाई से जून का सर्वे है. सो इट नॉर्मली सैंपल्स अ ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स. सो ऐसे 45,000 हाउस होल्ड को सैंपल करता है, बट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मंथली, ये स्मॉल सैंपल को सिलेक्ट करेंगे to make it easier. So this is with regard to the periodic force labor survey, जो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये आती है. Let's now discuss the last article of the day, and this is with regard to some act. Now ये act है with regard to scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act, जो आया था 1989 में. Now what happens is there is some ministry of social justice and empowerment. ये एक रिपोर्ट देती है. सो इट गिव्स एन एनुअल रिपोर्ट. तो ये 2022 का डेटा है अभी हमारे पास कि 97% जो अट्रॉसिटीज या क्राइम्स होते हैं एससी पॉपुलेशन या एसटी पॉपुलेशन के अगेंस्ट, ये 97% के केसेस जो है ये कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है. एंड ऐसे 13 स्टेट्स हैं जहां पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, केरला. सो ऐसे स्टेट्स में 97% ऑफ द केसेस आर बीइंग फाउंड. मोर इनफैक्ट 98 बोल सकते हैं, 97.7 है ये. सो important aspect to remember is that if you find these three states, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस आते हैं अगेंस्ट SC and ST. So if we have to now discuss about this, let's first understand the act, क्योंकि इस act के थ्रू ही हमको पता चलेगा what are the things that have been covered. Okay, so firstly जो ये offenses हैं they are cognizable. Cognizable का मतलब क्या है? Cognizable are those that can be investigated or registered by the police without a warrant. तो इसको cognizable crimes बोलते हैं. So they are listed under cognizable. तो जो भी crimes होते हैं they are cognizable. So they can be invested by the police without a warrant. The second is इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है इट शुड नॉट बी डन बाय पुलिस बिलो द रैंक ऑफ DSP. सो DSP के अबाव ही ये केसेस हैंडल करते हैं. एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज के अंदर इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. सो प्रायोरिटी पे रखा है ये. पनिशमेंट भी बताया, मिनिमम पनिशमेंट इज 6 months एंड मैक्सिमम इज 5 years एंड फाइन के साथ भी है.
So this is with regard to the SC/ST Act of 1989. यहाँ पे we also see certain special ST protection cells भी सेटअप किया है many states में, as well as special police stations भी है that are designated for registration of SC/ST crimes. And ये बस कुछ ही states में है, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला एंड मध्य प्रदेश. तो ऐसे 5 स्टेट्स में ये सेटअप किया है स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पुलिस स्टेशंस स्पेसिफिकली फॉर रजिस्टरिंग द क्राइम्स अगेंस्ट SC एंड ST. सो अभी भी यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकॉज वल्नरेबल सेक्शंस. सो दिस इज अगेन एन इनिशिएटिव. 1989 was an initiative to stop these crimes. So we see that these crimes are still happening, atrocities, discrimination still happening for against this community. So that is all with regard to today's article. बहुत सारे interesting articles हमने discuss किए हैं. I will see you in the next video where I'm going to be discussing questions based on the topics that I have discussed today. Thank you so much.